ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्लिप नंबर 4 ऑफ वीक 8। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी की। तो अब हम ज़रा इम्प्लीमेंटेशन प्लान की बात कर रहे थे, अब ज़रा हम ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी पे आते हैं। हमारे पास जो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी है, एक्चुअली इट इज़ काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये हमारे पास, जैसे हमने देखा था यहाँ पर, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम है या जो ये प्रोसेस है, इट इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस ओवर द ईयर्स। तो ये आप अपने माइंड में रखनी है। तो हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी है, इट्स अ लाइफ साइकिल जो आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच देगी कि आप ईआरपी सॉफ्टवेयर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में एक बात आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेंड्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है कि हम ये प्रोसेस करते नहीं जाएंगे, हमने कहीं ना कहीं इसको देखना होगा और उन रिसोर्सेज में रह के ये तमाम हमने काम करने। अच्छा, एक ख़ास बात है इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी की, वो ये है कि ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, हम ईआरपी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हम मुख्तलिफ़ किस्म के गोल्स बना देते हैं, लेकिन हम एक गोल को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट माइलस्टोन पे या गोल पर जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर अप्रूवल चाहिए होती है ताकि हम उस पर जाएँ या ना जाएँ। एंड अगेन ये एक लाइफ साइकिल है, तो ये प्रोसेस होता रहेगा। आगे जाके डायग्राम में ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। जब हमारे पास कंपनी जो होती है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमिट हो जाती है, यानी अब करनी है, तो फिर वहाँ पर हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक पावर दे दी जाती है कि वो डिसाइड करें कि हमने प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है, क्या चेंजेस करवानी है, कैसे हमें इस ईआरपी प्रोजेक्ट को मूव करना है। तो बेसिकली ये वो डायग्राम है जिसकी बात कर रहे थे। हमने एक नया सिस्टम का आइडिया दिया, ठीक है जी, हमने इसका नया वर्जन डाला, ठीक है। अब इस वर्जन में कोई हमें चेंजेस चाहिए, हम नेक्स्ट वर्जन पे जाएंगे एंड दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड। तो ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लान है। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम मैनर कि जी हम एक सिस्टम का आइडिया देते हैं, प्रोटोटाइपिंग करते हैं एंड हम वर्जन उसके बनाते रहते हैं और ये प्रोसेस होता रहता है। आपने ये चीज़ें अक्सर अपने सॉफ्टवेयर में देखी होंगी, ऑल्दो वो ईआरपी सॉफ्टवेयर्स तो नहीं होते, लेकिन उनके मुख्तलिफ वर्जन्स आते रहते हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। तो एग्जैक्टली आपका ईआरपी भी ये इसी बेस पर काम करता है। अच्छा, हमारे पास ट्रेडिशनल जो ईआरपी लाइफ साइकिल है उसकी कुछ स्टेजेस हैं। जैसे हमारे पास ये स्टेजेस वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्कोप एंड कमिटमेंट स्टेज। अच्छा, सबसे पहले देखें, फिजिबिलिटी स्टडी तो लाजमी होती है कि हमें पता चले कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। तो ये तो लाजमी होती है। लेकिन स्कोप में हम ये भी करते हैं कि हमारे पास हम ईआरपी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं और हमारी टाइम रिक्वायरमेंट कैसी है। जैसे आपको याद होगा, जब हम नेस्ले की केस स्टडी पढ़ रहे थे तो उसमें उनने कहा था कि जी 1997 से 2003 तक हमने क्या करना है, ईआरपी को इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे पास वो टाइम कॉन्स्टेंट होना लाजमी है, ठीक है। और हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास बड़े क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। क्या हम कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन प्लान की तरफ जा रहे हैं, क्या हम मिडिल मैन इन द मिडल पे जा रहे हैं, या फिर हम वनीला की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स और उसकी कुछ खसूसियात हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ताकि इस स्कोप में हम डिफ़ाइन करें, क्योंकि ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और इसमें जब ये हम ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कर देंगे, देन इट विल बी ईजी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। जैसे हमने कहा, ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल में हम हर स्टेप को कंप्लीट करते हैं और फिर आगे जाते हैं। फिर हम एक लॉन्ग टर्म विज़न बना लेते हैं कि जी हमारा सिस्टम कैसे होगा। शॉर्ट टर्म्स में हमारे पास किन किन पीरियड्स ऑफ या क्वार्टर ऑफ द ईयर में हमारे पास कहाँ कहाँ तक हमारे पास प्लान होगा या इम्प्लीमेंटेशन होगी। फिर हमारे पास टॉप लेवल किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखेगी या मैनेज करेंगी, और फिर उसके बाद हम वेंडर की सिलेक्शन करते हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास आर्किटेक्चर को हम स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास वेंडर्स होते हैं। ऑन द आफ्टर दैट हम वेंडर की सिलेक्शन करते हैं। ये बेटे एक हमारे पास ट्रेडिशनल ईआरपी लाइफ साइकिल है, जिसमें सबसे पहले हम स्कोप एंड प्लानिंग को तो देख चुके हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास स्कोप एंड कमिटमेंट देख रहे हैं, एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, ठीक है, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट है, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन। स्कोप एंड प्लानिंग को हम देख चुके हैं, और बेटे ये जो हमारे पास है ना, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन साथ ही साथ पहले हमें पता चल जाए कि जी एनालिसिस क्या होती है, एक्विजिशन क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। जनरली टर्म्स तो हमें पता है, लेकिन हम इसको दोबारा आते हैं, लेकिन ज़रा हम साथ साथ कुछ चीज़ें पढ़ लें। तो हमारे पास जैसे एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज़ है ना, एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज़, हम ज़रा इनको स्टडी कर लें, पहले इस साइड को स्टडी कर लें, फिर हम आते हैं। तो हमने स्कोप को तो देख लिया। स्कोप एंड कमिटमेंट क्या होती है कि यहाँ पर हमने एक विजन बनाना है, हमने प्लान बनाना है, हमारे पास लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान होने चाहिए, हमारे पास वेंडर कौन सा होगा वो हमने देखना है। एनालिसिस एंड डिज़ाइन में हम क्या करते हैं,
कि हमारे पास यहाँ पर जो होती है, हम कंसल्टेंट्स की डिसीजन करते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होगा, हमारे पास उसके कंसल्टेंट्स क्या होंगे, सबसे बड़ी बात एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट क्या होगा, हमारे पास एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या होगी कि हम किस किस्म का करेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी, अगेन इट इज़ अ वेरी ब्रॉडर टास्क, या इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क, क्योंकि हमारे पास ईआरपी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर एक यूज़र नहीं होता, हमारे पास वैरायटी ऑफ यूज़र्स होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज़ करना इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। और यहाँ पर हमारे पास इसी वजह से हमारे पास एक टीम होती है जो हमारा स्कोप देखते हैं। अच्छा, जो अब हमने केस स्टडी शुरू में पढ़ी थी, तो उनकी बहुत सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पर क्लियर होती होंगी। जब वो टीम बनाते थे उसमें लार्ज नंबर ऑफ़ मेंबर्स को इंक्लूड करते थे, क्यों करते थे? तो बेटे वो इस फेज़ की बात करते होते थे जहाँ पर हमने एनालिसिस एंड डिज़ाइन स्टेज करनी थी। इसमें हम ये भी देखेंगे कि जी हमारे पास जैसे उन केस स्टडीज़ में हमने देखा था कि हम ये एनालाइज़ करेंगे कि हमें जो एक स्पेसिफिक वेंडर है हमें वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसकी क्या बिज़नेस प्रोसेसेस हैं, और फिर हम ये भी साथ साथ देखेंगे कि हमारे पास हमारा जो ईआरपी है वो कैसे काम कर रहा है। सिमिलरली हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग हमारे पास प्रोसेसेस हैं उसमें हम क्या चेंज मैनेजमेंट का प्लान होना चाहिए, हम अपने यूज़र इंटरफेस को कैसे बनाएं, क्योंकि लेगेसी सिस्टम हमें क्या दे रहा है, हमारा जो नया ईआरपी आएगा देगा क्या आएगा, वो हमने डिफरेंसेस तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन उन चीज़ों को हमने हैंडल करना है, हमने अपनी रिपोर्ट्स को कैसे कस्टमाइज़ करना है, ये सारी देखनी है। फिर हमारे पास डेटा कन्वर्जन कैसे होगी, हम सिस्टम की कन्वर्जन कैसे करेंगे, और हमारे पास ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि हम अपने एंड यूज़र्स को ट्रेन कैसे करेंगे कि ताकि वो इस चेंज को एक्सेप्ट कर सकें। और हमारे पास जो मुख्तलिफ़ फंक्शनैलिटीज़ होंगी रिगार्डिंग टू द न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ये जो हमारी नए सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन होगी उससे रिलेटेड हमारे पास टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो हमारे पास एनालिसिस एंड डिज़ाइन फेज़ में ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, जब हमारे पास ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी तो फिर हम थोड़ा सा, अब हमें हमारे कॉन्फिडेंस मिल गया, हमने अपनी एनालिसिस टीम पे भरोसा करते हुए हमने क्या किया, हमने लाइसेंसेस को परचेज़ किया, और हम अब क्या कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर जो है अपने एंड यूज़र को देने लगे। तो ये किस फेज़ में होगा? एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट स्टेज में। अच्छा, यहाँ पर हम गैप एनालिसिस करेंगे। जो हमने गैप एनालिसिस बेसिकली ये होती है कि हमारे पास हमें हमारा जो काम करने का तरीका क्या है, और हमारा जो ईआरपी है हमें क्या ऑफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर वो हमारे पास टास्क आइडेंटिफाइड होंगे जिनके ज़रिए हम गैप एनालिसिस को एग्जीक्यूट करें। फिर हम चेंज मैनेजमेंट करेंगे, जैसे हमने कहा था कि जी एनालिसिस डिज़ाइन में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। वो तो हम देख ली हैं, अब उनको हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड यूज़र को, और उनको इस चीज़ से बावर कराएंगे कि कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब तो सॉफ्टवेयर हमारे यूज़र्स को अवेलेबल है। फिर हमारी डेटा टीम जो होगी, अगेन वो केस स्टडीज़ की बार बार मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, याद आपको होगा कि हमारे पास जो रोल रॉयस थी उनका सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि वो कैसे अपने लेगेसी सिस्टम से डेटा को माइग्रेट करें न्यू सिस्टम पे। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास एक्विजिशन डेवलपमेंट, हमारे पास प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हम स्लाइड नंबर 15 पे दोबारा जाएंगे। अच्छा, तो आपने परेशान नहीं होना कि वो स्लाइड रहेगी, हम उसको देखेंगे, पहले हमारे पास नॉलेज आ जाए। फिर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे इंस्टॉलिंग पे, हम सिस्टम को रिलीज़ करेंगे एंड यूज़र पर, और फिर मॉनिटर करेंगे रिलीज़ को, ठीक है, सिस्टम की रिलीज़ को। हमारे पास 4 किस्म के फेजेस होते हैं सिस्टम कन्वर्जन के। एक फेज्ड होता है, एक पायलट होता है, एक पैरेलल होता है, एक डायरेक्ट कट एंड, या हम इसे बिग बैंग भी कहते हैं। और हम फिर फीडबैक लेते हैं सिस्टम से, और फिर हम उसको क्या करते हैं, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि ताकि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के अपडेट हैं। लेकिन हम यहाँ पर ज़रा सिस्टम कन्वर्जन को ज़रा देख लेते हैं। सिस्टम कन्वर्जन्स ही आ गई। हमारे पास एक फेस्ट होता है जहाँ पर हमारे पास ओल्ड सिस्टम भी साथ साथ चलता रहता है, और हम थोड़े अरसे बाद हम न्यू सिस्टम को करते जाते हैं। गो लाइफ का मतलब है कि हमने इसको प्रॉपर स्विंग में इम्प्लीमेंट कर दिया। पायलट में ये होता है कि हमारे पास ओल्ड सिस्टम चल रहा है और हम देखना चाहते हैं एक न्यू सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं। पैरेलल में क्या होता है, हमारे पास ओल्ड सिस्टम चलता है, यहाँ पर हम आप कहेंगे जी फेज़ में भी तो होता है, हम यहाँ पर डिफरेंट फेजेस में हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगेन ये चीज़ आपको याद होगा, ये भी हमने रोल रॉयस वाली केस स्टडी में पढ़ा था कि उनमें हम फेजेस में वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पैरेलल करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है और चल रहा है और हम साथ चला रहे हैं, ठीक है, नया सिस्टम हमने कर दिया। और बिग बैंग में ये होता है कि ओल्ड सिस्टम को टोटली कट ऑफ करके हम एक नया सिस्टम लाते हैं। तो ये हमारे पास वो कन्वर्जन अप्रोचेज़ हैं जो देखनी है। फिर ये हमारे पास इसको ज़रा हम बाद में देखते हैं, ठीक है, थोड़ी सी स्लाइड की नंबरिंग में चेंज कर दूँगा, ये हमारे पास पहले आनी चाहिए।
गैप एनालिसिस क्या होती है? यहाँ पर हम जो हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है ईआरपी सिस्टम, उसे हम अपने ऑपरेशंस के साथ देखते हैं और डिफरेंसेस देखते हैं। फिर हमारे पास फिजिकल स्कोप होता है। फिजिकल स्कोप establishes which site will be address and the geographical location of the site and number of the user। ठीक है, हम हमारे पास ये किधर इम्प्लीमेंट होगा, उसके नंबर ऑफ़ यूज़र्स कितने होंगे। फिर हमारे पास BPR स्कोप होता है। विल द करंट प्रोसेसेस बी रिफाइंड, रिप्लेस्ड, एलिमिनेटेड। ठीक है, ये हम बेसिकली फेज आउट की बात कर रहे हैं जो हमारे पास है। व्हाट यूज़र डिपार्टमेंट साइट विल बी अफेक्टेड, ऑब्वियस हो गया। टेक्निकल स्कोप क्या होगा? हाउ मच मॉडिफिकेशन विल बी डन टू द ईआरपी सॉफ्टवेयर, ये हम इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, मैन इन द मिडल, या आपके पास वनीला की हम बात कर रहे हैं। व्हाट प्रोसेस विल बी यूटिलाइज्ड एज इज़ एंड विल बी कस्टमाइज, कौन से एज इट इज़ इस्तेमाल करने यानी वनीला, और कौन से हम कस्टमाइजेशन करने हैं। रिसोर्स स्कोप क्या है? हाउ मच टाइम एंड बजट इज़ लोकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या होगा? इम्प्लीमेंटेशन स्कोप क्या होगा? विच मॉड्यूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड, हाउ शुड द मॉड्यूल्स बी कनेक्टेड टू द एग्जिस्टिंग सिस्टम, हमने डेटा कन्वर्जन की बात करनी है। ये तमाम चीज़ें हमारे पास फर्स्ट स्टेप में होंगी। ठीक होगी जी। ऑपरेशन स्टेज में आ गया। हैंड ओवर, हैंड ओवर और नॉलेज ट्रांसफ़र इज़ द मेजर एक्टिविटी एज सपोर्ट ऑफ फॉर द न्यू सिस्टम इन माइग्रेटिंग टू द हेल्प डेस्क एंड सपोर्ट। ट्रेनिंग आ जाएगा, नए जो हमारे पास रिलीजेज होंगे उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, हमारे पास अपग्रेड्स आएंगे, उनके पैचेस आएंगे, उनको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, और हमारे पास मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट ईआरपी वेंडर का हम कैसे करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, जल्दी से हम अपनी स्लाइड नंबर 15 पे जाते हैं जो हमसे मिस हो गई थी। देखें, स्कोप एंड प्लानिंग में आ गया, एनालिसिस डिज़ाइन समझ आ गई, एक्विजिशन आ गई, इम्प्लीमेंटेशन आ गई और ऑपरेशन आ गया। इनिशियल हम क्या करेंगे, वो तमाम गैप एनालिसिस स्कोप्स वगैरह करेंगे। एनालिसिस एंड डिज़ाइन में हम क्या करेंगे, ये देखें ये टू वे है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चेंजेस आएंगे तो फिर हम दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, ये ऊपर वाली एरो की बात नहीं कर रहे, इसके बारे में। एक्विजिशन डेवलपमेंट होगी, आपको पता है कि क्या करेंगे हम, उसमें ये तमाम एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, लाइसेंस को परचेज़ करना, ये तमाम चीज़ें करना करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन आ गई, हम ईआरपी को ऑपरेशन कर देंगे, उसमें तमाम बिजनेस प्रोसेस कर देंगे। अब हम पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को देखेंगे। रियलाइजेशन दैट द इम्प्लीमेंटेशन नीड्स अपग्रेड एंड परचेज पैचेस। ठीक है, ये हमें समझ आ गई, हमें अपग्रेड करना पड़ा, अब हम बैक एंड पे जा रहे हैं। रियलाइजेशन दैट द ईआरपी मस्ट बी चेंज बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन से पहले की हम बात कर रहे हैं कि हम ऊपर जा सकते हैं। डिज़ाइन चेंजेस इन द पर्पस, ये हम इधर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये आपके पास आपको समझ आ गया कि ये बाई डायरेक्शनल कब कब होगा। ये इस फेज़ में भी बाई डायरेक्शनल हो सकता है, ये इस फेज़ में भी बाई डायरेक्शनल हो सकता है, ये इस फेज़ में भी बाई डायरेक्शनल हो सकता है। तो ये आपको समझ आ गई। अच्छा, नाउ वी हैव अ गुड आइडिया कि ये तमाम हमारे पास चीज़ें कैसे होंगी। अच्छा, ये अब हमने एक ओवरऑल ईआरपी लाइफ साइकिल के फेजेस बना दिए हैं। स्कोप एंड कमिटमेंट में ये तमाम चीज़ें आ गई हैं जी। सिस्टम स्कोप क्या होगा, टॉप मैनेजमेंट की सपोर्ट क्या होगी, सिलेक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टीम क्या होगी, इंटरनल एम्प्लॉयज़, एसएमई, डिसीजन कंसल्टेंट रोल, ये तमाम आ जाएंगे। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। और ये इन तमाम चीज़ों में चेंज मैनेजमेंट आएगी। चेंज मैनेजमेंट मीन्स हमें हर लेवल पर चेंज मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि हमारे पास ईआरपी के मुताबिक कैसे हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लेके आएंगे, या उसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंज करेंगे कि हमारे पास जो नया सिस्टम इम्प्लीमेंट होने वाला है उसको हमारे पास हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे एक्सेप्ट करें। अच्छा, हम ऑलमोस्ट अपने लेक्चर के एंड पर हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम शायद ज़्यादा हो गया है, हमने बेटा ये टॉपिक अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, थोड़ा सा रहेगी, बस ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर हम ज़रा देख रहे हैं कि एसडीएलसी और ईआरपी लाइफ साइकिल में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, गोल, एनालिसिस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। डेवलप अ न्यू सिस्टम, एसडीएलसी की बात करते हैं, टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, समझ आ गई। इम्प्लीमेंट अ पैकेज सिस्टम टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, तो फ़र्क है। ठीक है, evaluate user needs through observation and interviews and create system specification। यहाँ पर हम ये नहीं करते, हम वेंडर एनालिसिस करते हैं, हम एवेलुएशन करते हैं बिजनेस प्रोसेसेस चेंज ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन, और हमने ये देखना है कि जी हम कौन सा वेंडर को एनालाइज करें, हमें वेंडर क्या क्या दे रहा है, फिर हम उसे एवेलुएट करते हैं कि जी हमने अपने बिजनेस प्रोसेसेस में क्या क्या चेंजेस करनी है कि अगर हम एक स्पेसिफिक वेंडर अप्लाई करते हैं। डिज़ाइन में डेवलप अ न्यू सिस्टम आर्किटेक्चर, यूज़र इंटरफेस, रिपोर्टिंग टूल्स। हमारे पास ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि हमारे पास जो ईआरपी है ना जी बना बनाया है, और हमारे वेंडर ने हमें वो दे देना है। हमने उसे अगर चेंजेस करानी है तो हम चेंजेस करवाएंगे उससे,
बट इट विल बी एक्सपेंसिव, या हम उसे एज इट इज़ लाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन एंड कस्टमाइजेशन प्लेन अगर चेंजेस करानी है। डेटा कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी समझ आ गई। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, एक्वायर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग ट्रेनिंग एंड कन्वर्जन। गो लाइव, एक्टिव कर देना, कन्वर्जन एंड रिलीज़ द सिस्टम टू द यूज़र ट्रेनिंग। तो हमारे पास ये काफ़ी चीज़ें फ़र्क हैं। ठीक है, तो ये आपके माइंड में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास SDLC जो होता है, एक सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की बात करते हैं, और ERP लाइफ साइकिल के फेजेस ही फ़र्क हैं कि उसमें हमारे पास अप्रोच ही फ़र्क है। तो ये बड़े माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया जी। कंसल्टेशन रोल हमारे पास आपको पता है जी कि थोड़ा होता है। यहाँ पर हमारे पास चेंज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ये चलती रहती है। मैनेजमेंट रोल, ओवरसाइटिंग, सिग्निफिकेंट ओवरसाइट, क्योंकि हमारे पास अगर SMEs नहीं होंगे, हमें बताएंगे नहीं, तो हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, जैसे हमने नेस्ले की केस स्टडी में देखा था। एंड यूज़र रोल, focus groups provide input during various stages with most involvement during the implementation. Multiple groups such as SME, advanced users, self-service users are part of the implementation team with continuous involvement. ठीक हो गया जी। Maintain, update and provide technical support. Maintain, update, upgrade, monitors changes, change management strategies. ठीक हो गया जी। समरी, बेटे हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हो गया। हमारे पास एक बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि जी हमारे पास ERP की डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ERP की जो लाइफ साइकिल है, इट इज़ नॉट अ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जैसे हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स को देखते हैं। ठीक है, हमारे पास ये बने बनाए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डेफिनेटली हमारे पास वेंडर्स ने बनाए होते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये कैसे इम्प्लीमेंट होंगे। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू हमने इनकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ की बात की है। हमने ये नहीं कहा कि जी इसकी कैसे हम इसको बनाएंगे। हमारे पास 3 किस्म के रूट्स हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी कर सकें, कॉम्प्रिहेंसिव, वैनिला, मिडल ऑफ द रोड है। ठीक है, फिर हमारे पास इन चीज़ों को हमने ज़रा स्किप किया है, टोटल सोल्यूशन, फास्ट ट्रैक, लेकिन ये चीज़ें हमारे पास जो ELP में हैं वो डिस्कस हैं। ये एक्सेलरेटेड इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेज़ हैं जहाँ पर हम तेज़ी से काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। और फिर हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखा कि हमारे पास कैसे SDLC डिफरेंट है। इन द एंड हमारे पास रिव्यू क्वेश्चन का सेक्शन आया। What is the role of the system approaches in SDLC? Briefly discuss the key phases of the SDLC. Discuss the alternative approach. ठीक है, compare and contrast three major ERP implementation categories. What is ERP implementation? Give example. बेटे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स दे सकते हैं, दिस मीन्स कि आपको आज का लेक्चर समझ आया है। वरना आपको ये लेक्चर रिव्यू करना पड़ेगा, इस वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा। आई होप कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर आपके माइंड में जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट्स नहीं होंगे तो आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, एक और बेहतर अंडरस्टैंडिंग इंटरप्राइज सिस्टम्स के बारे में डेवलप हो जाएगी। बिकॉज बेटे ये जो हमारा कोर्स है ना इंटरप्राइज सिस्टम, ये आपको आगाही दे रहा है कि हमारे पास इंटरप्राइज सिस्टम्स है क्या। ठीक हो गया। तो आई होप कि फ्रॉम द डेवलपमेंट, या अब हम कहेंगे इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अब आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। ये हमारी लास्ट वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई, लेकिन बेटे हमारा आज का जो लेक्चर है वीक 8 का वो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।